हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है लोकसभा चुनाव 2024, बीजेपी स्ट्रेटेजी एंड यूनिटी ऑफ द अपोजिशन। आखिर विपक्ष कितने गठबंधन बनाएगा, इसके ऊपर हमारा वीडियो है। दोस्तों, हम जानते हैं कि पहला गठबंधन यूपी और बिहार में होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में पहला महागठबंधन संभव है उत्तर प्रदेश और बिहार में। बिहार में एक तरफ भाजपा होगी तो दूसरी तरफ जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी जैसे दल होंगे। बिहार के इस महागठबंधन की कमज़ोर कड़ी कांग्रेस और जेडीयू साबित हो सकते हैं, जिनके हिस्से में आने वाली सीटें सीधे तौर पर भाजपा के खाते में जाती हुई दिख सकती हैं। वहीं जिन सीटों पर आरजेडी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, संभव है कि वे सीटें बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। दोस्तों, अहम बात यह है कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से जेडीयू और कांग्रेस बड़े हिस्से पर चुनाव लड़ती दिखाई देंगी। संभव है कि जेडीयू 15 और कांग्रेस 10 सीटों पर लड़े। ऐसे में बीजेपी इन कमज़ोर कड़ियों से अपने हिस्से की 25 में से 15 सीटें निकाल सकती है और इसी तरह आरजेडी से सीधी लड़ाई होने की स्थिति में 10 सीटें निकाल सकती है। ऐसे में बीजेपी का आंकड़ा बुरी से बुरी स्थिति में भी 28 से 30 सीटों की ओर जा सकता है, जो कि बिहार के महागठबंधन के चक्रव्यूह में पार्टी के लिए बेहतरीन प्रदर्शन होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो 2022 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत ने स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल यूपी की राजनीति बीजेपी के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आएगी। उत्तर प्रदेश में गठबंधन मुख्य तौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच हो सकता है, लेकिन मायावती के दूर रहने के कारण इस गठबंधन को लाभ की संभावनाएं बेहद कम हैं। इसकी एक वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में दलितों की बड़ी आबादी मायावती से गठबंधन न होने की स्थिति में सबसे बड़े विकल्प यानी नरेंद्र मोदी को देखकर वोट कर सकती है। दोस्तों, वहीं अखिलेश यादव का यादव वोट बैंक कांग्रेस से नफरत के चलते एक बार फिर 2017 के विधानसभा चुनावों की तरह बिखर सकता है। वहीं नॉन यादव ओबीसी वोट बैंक एक बार फिर 2017, 2019, 2022 की तर्ज पर 2024 में भी मोदी की लोकप्रियता पर पड़ सकता है। ऐसे में भले ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर उत्तर प्रदेश में और बिहार की राजनीति में जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी मिलकर मुस्लिमों का वोट बैंक एक तरफा कर ले, लेकिन अन्य वोट बैंक के बिखरने के कारण दोनों ही राज्यों में बीजेपी को नुकसान में भी फायदा होता दिखेगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि भाजपा की सीटें कुछ कम हो सकती हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य में एक बार फिर बिहार और उत्तर प्रदेश में भाजपा को दिल्ली में मजबूत करने में महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, दूसरा गठबंधन है दक्षिण भारत में महागठबंधन। दक्षिण भारत की राजनीति में भाजपा सबसे अधिक मजबूत कर्नाटक में है, जहां एक बार फिर लिंगायत समुदाय भाजपा के हिस्से में जा सकता है। वहीं यहां गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस और जेडीएस साथ आते दिख सकते हैं, लेकिन अहम बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस और जेडीएस मिलकर बीजेपी का कुछ नहीं बिगाड़ सके थे और कुछ ऐसी स्थिति 2014 के चुनावों की भी थी। दूसरी ओर तेलंगाना में मुख्यमंत्री केसीआर हाशिए पर दिखाई देने लगे हैं, तो वहीं ओवैसी की पार्टी ने केसीआर की पार्टी से गठबंधन किया हुआ है। ऐसे में वहां हिंदुत्व का कार्ड भाजपा के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। फ्रेंड्स, भाजपा तेलंगाना में मजबूती से लड़ने के प्रयास कर रही है, पर संभव है कि इसके परिणाम को भाजपा की सकारात्मक देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बात आंध्र प्रदेश की करें तो यहाँ की राजनीति में बीजेपी वैसे तो हाशिए पर ही है, लेकिन पार्टी को पर्दे के पीछे से मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की पार्टी का समर्थन मिलता रहता है और यह केंद्र में अहम बिलों पर कई बार देखने को मिल चुका है। जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस राज्य में विकास कार्यों से लेकर धार्मिक और जातिगत समीकरण स्थापित करने में बेहतरीन सफलता प्राप्त करती आई है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि यदि कांग्रेस टीडीपी के साथ मिलकर राज्य की राजनीति में कोई गठबंधन करती भी है तो टीडीपी, कांग्रेस और टीआरएस जैसी पार्टियों को यहाँ पर कुछ खास राजनीतिक लाभ
मिलने की संभावनाएं कम है। फ्रेंड्स, इसके अलावा दक्षिण भारत की राजनीति में तमिलनाडु में बीजेपी AIADMK और कांग्रेस DMK के साथ ही परंपरागत चुनाव लड़ती दिखाई देगी। वहीं केरल में बीजेपी के हिस्से कुछ आना किसी चमत्कार की तरह होगा। वहीं उड़ीसा की बात करें तो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक मोदी के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। ऐसे में वो अपने स्वर्णिम कार्यकाल पर कांग्रेस या किसी विपक्षी दल से गठबंधन करके कोई दाग नहीं लगाना चाहेंगे। इसके चलते ये माना जा रहा है कि उड़ीसा में विपक्ष कहीं नहीं टिक पाएगा। फ्रेंड्स, तीसरा गठबंधन है पूर्वोत्तर का महागठबंधन। पूर्वोत्तर के महागठबंधन की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के लिए वही चुनौतियाँ हो सकती हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ कांग्रेस और लेफ्ट के साथ गठबंधन करके बंगाल में बीजेपी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती दिख सकती हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि पिछले 5 सालों के ममता बनर्जी की करतूतों के चलते बीजेपी को यहाँ भले ही अधिक लाभ ना हो, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव की अपेक्षा बहुत कम नुकसान होने की संभावनाएं हैं। फ्रेंड्स, वहीं त्रिपुरा में TMC लेफ्ट के खात्मे के बाद अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे बीजेपी से लड़ना है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि बीजेपी से लड़ने के लिए TMC लेफ्ट और कांग्रेस से त्रिपुरा में भी गठबंधन कर सकती है। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि त्रिपुरा की राजनीति में ममता बनर्जी को अब तक कोई विशेष उपलब्धि हासिल नहीं हुई है और राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव के दौरान मोदी द्वारा पूर्वोत्तर के लिए किए गए विकास कार्यों का जब सवाल आएगा तो निश्चित रूप से पूर्वोत्तर की जनता की पहली पसंद मोदी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी का महागठबंधन का ढोल यहाँ फट सकता है। दोस्त, वहीं पूर्वोत्तर के सबसे अहम राज्य यानी असम में AIUDF ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। इन दोनों ही पार्टियों का मुख्य लक्ष्य असम में हेमंत बिश्व शर्मा की लोकप्रियता को कम करना होगा, क्योंकि यदि इन दोनों को असम में राजनीतिक विजय हासिल करनी है तो हेमंत सबसे बड़े रोड़े साबित होंगे। हेमंत बिश्व शर्मा की बात करें तो वह आसाम में पूर्ण रूप से हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, जिससे बीजेपी को सबसे ज़्यादा फायदा देखने को मिल सकता है, क्योंकि असम का बहुसंख्यक समुदाय वहाँ मुस्लिम घुसपैठियों की हरकतों से खफा रहता है और उन्हें ये पता है कि यदि इन घुसपैठियों को काबू में करना है तो राज्य में और केंद्र की राजनीति में बीजेपी का होना बेहद ज़रूरी है। फ्रेंड्स, दूसरी ओर हेमंत बिश्व शर्मा एक ऐसे नेता हैं जो मुस्लिमों के विकास की भी बात करते हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि उनकी इन नीतियों के चलते मुस्लिम वर्ग का युवा और महिलाओं का धड़ा मुख्यमंत्री की छवि के चलते बीजेपी के साथ जा सकता है, जिससे कांग्रेस और AIUDF के गठबंधन को मुस्लिम वोट बैंक के लिहाज से भी एक चोट पड़ सकती है। दोस्तों, चौथा गठबंधन होगा महाराष्ट्र और गोवा में। हम 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर महागठबंधन की बात कर रहे हैं, किंतु सत्य है कि वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के नाम पर एक महागठबंधन बना हुआ है। ये माना जा रहा है कि यही महागठबंधन वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिखाई देगा। इस महागठबंधन की सबसे कमज़ोर कड़ियों की बात की जाए तो वे निश्चित तौर पर कांग्रेस और शिवसेना ही हैं। एक तरफ कांग्रेस जहां ज़मीन पर अपना आधार खो चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर शिवसेना वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बगावत के चलते दो फाड़ हो चुकी है। व्यूअर्स, महाराष्ट्र में शिवसेना के लिए जनता की नाराज़गी का सबसे बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर उद्धव ठाकरे ने जो साजिशें रची और भाजपा को जिस तरह से हाशिए पर ले जाने का प्रयास किया, उससे शिवसेना में नाराज जनता के वोट भाजपा को मिल सकते हैं। वहीं शिवसेना के बिखराव के चलते राज्य में पार्टी को वहाँ राजनीतिक नुकसान हो सकता है। इसके अलावा महागठबंधन में सबसे मजबूत कड़ी शरद पवार की पार्टी NCP साबित होगी, जो अपनी परंपरागत सीटों पर चुनावों में जीत दर्ज कर एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी ताकत दिखाती नजर आएगी। लेकिन उसके सहयोगियों की कमजोरियों के चलते महाराष्ट्र में बीजेपी एक तरफा क्लीन स्वीप करती नजर आ सकती है। फ्रेंड्स, वहीं गोवा में भी यही महाविकास अघाड़ी चुनाव लड़ने की कोशिश 2022 के लोकसभा चुनावों में भी कर रही थी, लेकिन
गठबंधन नहीं होने के चलते इन सभी में अकेले अकेले चुनाव लड़ा, जिसका नुकसान इन सभी को हुआ। गोवा की राजनीति में बीजेपी की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस द्वारा बताए गए विधायक भी टूटकर बीजेपी में आ गए। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी यहाँ अपनी ताकत दिखाने की कोशिश तो अवश्य करती है, लेकिन उसे यहाँ अभी भी कुछ खास राजनीतिक सफलता मिलती नहीं दिखाई देती और पार्टी की जीत किसी निर्दलीय विधायकों की संख्या के बराबर ही रह जाती है, क्योंकि सत्ता की ओर चले जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कांग्रेस बनाम भाजपा। हमने आपको 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर महागठबंधन की पूरी रूपरेखा विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। प्रमुख राज्यों के अलावा जिन राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी सीधे सीधे आमने सामने होंगे, वहाँ निश्चित तौर पर भाजपा को लाभ होगा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की अपनी प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षाओं के चलते संभावनाएं बेहद कम है कि वो कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। ऐसे में त्रिकोणीय होते मुकाबले में एक बार फिर भाजपा दिल्ली की 7 सीटों पर क्लीन स्वीप करती नजर आएगी। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी राज्यों में भाजपा एक मजबूत राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर सामने आती रही है। सभी राज्यों में बीजेपी ने वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में लगभग एक तरफा जीत दर्ज की थी और ये माना जा रहा है कि ये सभी राज्य एक बार फिर मोदी की दिल्ली की सत्ता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आएंगे, जिसमें इन सभी राज्यों में एक बार फिर भाजपा का क्लीन स्वीप होता हुआ देख सकते हैं। ऐसे में यदि कहा जाए कि 2024 के लोकसभा चुनावों में बिखरा हुआ ये विपक्षी खेमा ही प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी बार ऐतिहासिक जीत का कारण बन सकता है, जो इसकी प्रबल आकांक्षाओं में दिखता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।